स्टार्ट बोलिएगा। विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके द्वारा जो हमारी वीडियो को कमेंट मिल रहे हैं, जो लाइक मिल रहे हैं, उसकी तरफ से मैं अपने विद्यालय परिवार, अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने शैशवावस्था को समझा, उसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था की। देखिए प्यारे बच्चों, बाल्यावस्था वह 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है और इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या इसकी विशेषता है, इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी चीज़ों पर क्रमबद्ध तरीके से आपको ज्ञान कराएंगे। पहली विशेषता, बाल्यावस्था की पहली विशेषता कहती है कि शारीरिक और मानसिक विकास, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था समाप्त कर बालक अपने 6ठे वर्ष में प्रवेश करता है, वह बाल्यावस्था में प्रवेश कर लेता है। शारीरिक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी अवस्था में कम होती है, किसी अवस्था में ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा दूनी गति से होता है, ठीक, शैशवावस्था में। उसी प्रकार जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब भी उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है। शारीरिक विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें अस्थायित्व आ जाता है। क्या आ जाता है? अस्थायित्व आ जाता है। आप उसकी काया को देख लीजिए, उसके मांसपेशियों को देख लीजिए, उसकी हड्डियों को देख लीजिए, तो आपको एक अस्थायित्व का बोध होगा। उसके बाद शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास उसके अंतर्गत उसके अंदर होने लगता है। बाल्यावस्था में प्रायः बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, धूप में खेलते हैं, बरसात में खेलते हैं, ठंड में खेलते हैं। और बच्चों, आप सबको यह पता होगा कि बाल्यावस्था में बच्चे कभी बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि उनके अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, अर्थात उनके हाथ पैर और उनकी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सब का पूर्ण विकास इसके अंतर्गत हो जाता है। मानसिक विकास की जब हम बात करेंगे तो पूर्ण विकसित संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का भी विकास इनके अंतर्गत अंदर होने लगता है, ठीक। चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख करके वह उसके रंग, रूप, आकार, उसके गुण धर्म को वह समझने लगते हैं। किसी विषय वस्तु के प्रति अपनी संवेदना को भी प्रकट करने लगते हैं। संवेदना एक प्रकार की भावनात्मक प्रवृत्ति है, जैसे दुख, पीड़ा, क्रोध, तमाम और संवेदनाएं हैं। इसके बाद कल्पना और स्मरण की शक्ति भी तीव्र गति से कार्य करने लगती है। उनकी कल्पनाएं भी तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं और उनकी स्मरण शक्ति भी तीव्र गति से बढ़ने लगती है। चिंतन करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और समस्या समाधान की प्रवृत्ति भी इनके अंदर विकसित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, यह रही आपकी बाल्यावस्था की पहली विशेषता। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता कहती है कि यह आरंभिक स्कूल की अवस्था होती है। क्या होती है? आरंभिक स्कूल की अवस्था होती है। अक्सर आप लोग व्यवहारिक जीवन में अगर देखते होंगे तो 3 वर्ष के पश्चात बालकों को प्लेइंग स्कूल में भेजा जाने लगता है।
उनके माता पिता 3 वर्ष के पश्चात, 4 वर्ष के पश्चात बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर देते हैं आधुनिक समय में। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष का बालक, 4 वर्ष का बालक और 5 वर्ष का बालक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो रहा है? कदापि नहीं। उसका भाषा विकास नहीं हो रहा है, उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। तो किसी भी कीमत पर जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में अगर हम बच्चों को शिक्षण देने का कार्य करते हैं तो बेहतर शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता बच्चा, क्योंकि वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भाषा की दृष्टि से वह परिपक्व नहीं हुआ है। वास्तविक जो स्कूल प्रारंभ होता है बच्चों का, वह होता है 6 से लेकर के 12 वर्ष। जब वह बालक 6 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष पार कर गया, वह 6ठे वर्ष में जब प्रवेश करता है, तब से उसकी शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। जैसा कि आप चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर 6 वर्ष से पहले हमने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया तो बच्चे उस ढंग से नहीं सीख पाएंगे जिस ढंग से हम अपेक्षा करते हैं। और 6 वर्ष का बालक कुछ हद तक उसका भाषा विकास परिपक्व हो चुका है, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास अब पूर्ण की तरफ अग्रसर है। ठीक है, तो हम यहां पर शिक्षा देने का कार्य शुरू करते हैं, इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। ठीक, यहां से औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ हो जाती है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो स्कूल में दी जाती है। कहाँ दी जाती है? स्कूल में दी जाती है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसी भी बाल्यावस्था के शिशु का औपचारिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती है या औपचारिक शिक्षा की आयु क्या है, यह तमाम प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगली विशेषता कहती है कि चुस्ती फुर्ती की अवस्था होती है। क्या अवस्था होती है? चुस्ती फुर्ती की अवस्था होती है। हमने भी बाल्यावस्था को बिताया है और लगभग आप सभी लोगों ने बाल्यावस्था से हो करके आप किशोरावस्था तक पहुंचे हैं और प्रौढ़ावस्था में आप हैं। तो आप जरा अपने बाल्यावस्था को एक बार याद करिए कि जब आप अपने विद्यालय में पढ़ते थे, अपने पड़ोस में खेलते थे, तो आपके अंदर कितनी ऊर्जा थी। ठीक, आप दिन भर खेलिए, रात भर खेलिए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता था, आप खेलते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी स्फूर्ति, आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस अवस्था को चुस्ती फुर्ती की अवस्था भी कहते हैं या स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। तो यह भी एक बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि आप चित्रों के माध्यम से देख लीजिए, बच्चे झूले पर दिन भर झुलाइए, खेल के मैदान में दिन भर खेल खिलाइए, वो कभी थकने वाले नहीं होते हैं। इसलिए इसे चुस्ती फुर्ती की अवस्था कहते हैं। अगली विशेषता है आपकी कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होती है। अगली विशेषता, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होती है। अक्सर डीएलएड में यह प्रश्न पूछा गया है कि यह कथन किसने कहा है, तो आपको उत्तर देना होगा कि जीवन का अनोखा काल कोल एंड बुश ने कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि इस अवस्था में बालक घर से निकलकर प्राकृतिक वातावरण में घूमना फिरना प्रारंभ कर देते हैं, चीजों को जानना प्रारंभ कर देते हैं, आसपास के वातावरण को जब वो महसूस करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए, तो एक प्रकार की जो है कह सकते हैं आप अपार शांति का उन्हें अनुभूति होती है। एक अचरज की अनुभूति होती है कि दुनिया, या संसार, ये प्रकृति, ये वनस्पतियां इतनी ज़्यादा हैं, ये पशु पक्षियां इतनी ज़्यादा हैं, समाज में कितने लोग हैं, तमाम तरह की चीज़ें बच्चे जानते हैं। प्राकृतिक
अनुभूतियां, ठंडी से, गर्मी से, बरसात से उन्हें जो उनका ज्ञान होता है, तो ये सभी अनुभूतियां उनके जीवन में एक अनोखी चीज होती है। इसलिए इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। इसके पश्चात अगली विशेषता आपकी कहती है कि गंदी अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? गंदी अवस्था होती है। क्यों गंदी अवस्था इसको क्यों कहा गया है? डर्टी एज इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे चाहे खाना खा रहे हों, चाहे पानी पी रहे हों, चाहे पेन से लिख रहे हों, कलर कर रहे हों, या फिर मैदान में खेल रहे हों, उनके हाथ पैर, उनके वस्त्र सब कुछ गंदे होने लगते हैं। ठीक, आप जैसे कि देख लीजिए, बरसात हुई नहीं कि बच्चा कीचड़ में कूदने लगता है। फुटबॉल खेल रहा है, अगर कीचड़ में फुटबॉल चली गई तो उन्हीं हाथों से वो कीचड़ में से फुटबॉल को निकालने का काम करता है। तो कैसे नहीं उसका हाथ गंदा होगा, पैर गंदा होगा, कपड़े गंदे होंगे। ठीक, तो इस प्रकार इस अवस्था को हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। अगली विशेषता है आपकी खेल की अवस्था। इस अवस्था को, बाल्यावस्था को खेल की भी अवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बतलाया था, तब कहा था कि शैशवावस्था खिलौनों की आयु होती है। कौन सी आयु होती है? खिलौनों की आयु होती है। लेकिन जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, यह खेलने की जो प्रवृत्ति होती है वह बढ़ जाती है, खेल की अवस्था में तब्दील हो जाती है। खिलौनों से बच्चे अब खेल की तरफ अग्रसर हो गए, और खेल भी जैसे फुटबॉल खेलना, झूले खेलना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, बैडमिंटन खेलना, बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनमें बच्चे रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। हमने भी जब बाल्यावस्था में हम थे तो हम लोग भी गिल्ली डंडा खेलते थे, हम लोग भी कंचे खेलते थे। तो इस प्रकार जो है हर व्यक्ति बाल्यावस्था में किसी न किसी गेम को वो खेलता है, इसलिए इस अवस्था को खेल की अवस्था कहते हैं। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए न कहा जाए तो दिन भर वो खेलेंगे, खेल में उनका अत्यधिक मन लगता है। ठीक है, पढ़ाई से अधिक खेल में ही उनका मन लगता है, इसलिए इस अवस्था को खेल की अवस्था भी कहते हैं। अगली विशेषता कहती है कि मूर्ख बुद्धि आयु, या इसी को हम क्षीण बुद्धि आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में विवेकशीलता और दूरदर्शिता का अभाव होता है। एकदम विवेकशीलता होती ही नहीं, दूरदर्शिता होती ही नहीं। इसलिए जब भी बालक के समक्ष कोई आप अप्रिय बात उनको कह देंगे तो तुरंत वो सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और अपनी जो प्रतिक्रिया वह व्यक्त करते हैं वह इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि वह आपसे क्रोध करने लगता है, आपसे ईर्ष्या करने लगता है, आपसे लड़ने लगता है, आपसे झगड़ने लगता है। उसके दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं समझेगा कि पिता ने हमको क्यों किसी कार्य के लिए रोका। हमारे गुरुओं ने हमें किसी कार्य के लिए अगर रोका है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, वो कारण को नहीं जानना चाहता। वह तुरंत ही अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है, अपने क्रोध के द्वारा, अपने दुख के द्वारा, आपसे ईर्ष्या करके, आपसे द्वेष करके, लड़ाई झगड़े करके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जो अवस्था होती है यह मूर्ख बुद्धि आयु होती है। इसमें विवेकशीलता और दूरदर्शिता का अभाव होता है। एक शिक्षा शास्त्री हैं हॉलिंगवर्थ, इनका ही कथन है कि बाल्यावस्था में बालक विवेकशीलता और दूरदर्शिता का उसके अंदर अभाव होता है। तो यह भी एक विशेषता इसके अंदर बाल्यावस्था के अंदर होती है। अगली विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संग्रह की अवस्था। इस अवस्था को संग्रह की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जरा कल्पना की, एक बार अपने पुराने भूतकाल में जाइए, आप अपने बचपन को याद कीजिए। जब हम बाल्यावस्था में थे तो प्रायः हम विभिन्न वस्तुओं का संग्रह कर लेते थे, ईंट पत्थर का संग्रह कर लेते थे। दीपावली में दीपक जो होते थे, जो मिट्टी के दीपक होते थे, उनका हम संग्रह कर लेते थे।
कंचे अगर हमने खेले हैं तो हम कंचों का भी डब्बे में संग्रह कर लेते थे। धन का भी पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा जो कुछ भी हमको पैसा मिलता था, हम गुल्लक में उसका भी संचय कर लेते थे। इसी प्रकार अगर आसपास कहीं कोई नदी है तो हम नदी से सीप इकट्ठा करने का भी कार्य करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रवृत्ति होती है बच्चों की बाल्यावस्था में, विभिन्न वस्तुओं का वह संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ ही बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय भी जा रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान का भी संग्रह अपने मन मस्तिष्क में वो करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए इस अवस्था को हम संग्रह की अवस्था भी कहते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता बाल्यावस्था की रही। अगली विशेषता कि टोली या समूह की अवस्था। अगली अवस्था टोली या समूह की अवस्था भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बाल्यावस्था में प्रायः जो बालक होते हैं, जो बाल्य होते हैं, वो अपने हमजोली समूह में रहते हैं। बालक बालकों के समूह में रहता है, बालिकाएं बालिकाओं के समूह में रहती हैं, और उन्हीं समूहों के मध्य रहकर वह किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वह जो है खेलने की बात हो, किसी भी प्रकार का कार्य वह टोली में ही रहकर करना पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अवस्था को टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, या इसी को गैंग एज भी कहते हैं। अंग्रेजी में समझ लीजिए, सुन लीजिए, इसको गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, समूह में ही रहकर बच्चे खेलना प्रारंभ करते हैं। आप इन चित्रों के माध्यम से देख लीजिए, वह समूह में रहकर खेलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसे समूह की अवस्था, टोली की अवस्था या गैंग एज की अवस्था भी कहते हैं। अगली विशेषता कहती है कि बाल्यावस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चिंतन 3 प्रकार का होता है। एक होता है अतार्किक चिंतन, एक होता है अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन, दूसरा होता है तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन, और तीसरा होता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन, अतार्किक चिंतन शैशव अवस्था में मैंने बताया था। जब शैशव अवस्था की विशेषता बता रहे थे तब हमने कहा था कि शैशव अवस्था के बालक में अतार्किक चिंतन होता है। ठीक, उनका फिर उसके बाद अब जब बाल्यावस्था की हम बात करेंगे तो उसमें इनका तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या हो जाता है? तार्किक चिंतन बालक का प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक जो तर्क देते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, वह सार्थक होते हैं। मैंने पहले भी कहा था शैशवावस्था में कि बालक जब प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्नों को आप समझ ही नहीं पाते कि वह कह क्या रहा है। ठीक, और इसी को कहते थे अतार्किक चिंतन। लेकिन यहां पर तार्किक चिंतन किसी भी वस्तु, किसी भी घटना के बारे में जब उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है तो उसी को कहते हैं तार्किक चिंतन। और जब किशोरावस्था बताएंगे तो उसमें बताएंगे आपको अमूर्त चिंतन। किसी भी अप्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देने वाली वस्तु के बारे में भी किशोर चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ईश्वर के बारे में ईश्वर दिखाई नहीं देता, जैसे आत्मा के बारे में, स्वर्ग के बारे में, बहुत सारी जो है अमूर्त चिंतन की अवधारणा है। बालक किशोर उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। तो अभी के लिए आप जानिए कि बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन बालक करना प्रारंभ कर देता है। किसी भी घटना, किसी भी वस्तु के गुण धर्म के बारे में वह सटीक प्रश्न पूछता है, सटीक उसकी जिज्ञासा होती है। इसलिए इसी को जिज्ञासा की अवस्था भी कहा गया है
क्या कहा गया है? जिज्ञासा की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होती है, और इस को अनोखा काल इसीलिए कहा गया है कि बालक अपने आसपास की वस्तुओं को, विभिन्न वस्तुओं को जानने का प्रयत्न करता है, आत्मसातीकरण करने का प्रयत्न करता है। तो उस प्रक्रिया में उसकी जिज्ञासा बहुत प्रबल हो जाती है, वस्तुओं के बारे में जानने की, उसको समझने की जो उसकी इच्छा होती है वह बढ़ जाती है। तो इसलिए इस अवस्था में जिज्ञासा भी बालक की बढ़ जाती है, तो इसे जिज्ञासा की अवस्था भी कहते हैं। अगली विशेषता कहती है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। नाम से ही स्पष्ट है, मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, और परिपक्वता का अर्थ होता है मैच्योर। अर्थात बालक तो सोचता है कि हम परिपक्व हो गए हैं, लेकिन वो झूठ होता है। जब भी मम्मी कहती है कि लाओ बेटा तुमको कपड़ा हम पहना दें, तो कहता नहीं मम्मी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से पहन लेंगे। ठीक, जब भी मम्मी कहती कि बेटा आओ तुमको खिला दें, पापा कहें आओ बेटा तुमको खाना खिला दें, तो कहता नहीं पापा, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खा लेंगे। और जैसे ही वो कपड़ा पहनना प्रारंभ करता है, जूते के फीते बांधना प्रारंभ करता है, भोजन को करना प्रारंभ कर देता है, आप देखिए, अवलोकन कीजिए अपने घरों के बच्चों का, कि जितना खाएंगे नहीं उससे ज्यादा गिराएंगे। इसलिए कहना तो उनका सही है कि वो बड़े हो रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इसलिए इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और यह कथन मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, एक शिक्षा शास्त्री हैं रॉस महोदय, उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। अक्सर टेट सीटेट परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है, तो आपको उत्तर देना होगा रॉस महोदय ने कहा है। अगली विशेषता की तरफ हम बढ़ते हैं। इसे सारस की अवस्था भी कहते हैं, बाल्यावस्था को सारस की अवस्था भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी शैशवावस्था के बालक को देखिए तो हाथ और पैर दो ऐसे अंग हैं जो अन्य अंगों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हाथ और पैर की लंबाई शरीर के अन्य भाग से अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ते हैं। उनके हाथ पैर की लंबाई बहुत तीव्र हो जाती है। इसको सारस की अवस्था भी इसीलिए कहा गया है। आप जैसा इस चित्र में देख रहे हैं कि इस सारस का पैर कितना लंबा है, ठीक, उसके अन्य अंगों की अपेक्षा पैर की लंबाई अत्यधिक है। इसलिए इस अवस्था को, बाल्यावस्था को सारस की अवस्था भी कहा गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हाथ और पैर की लंबाई शरीर के अन्य भाग की अपेक्षा तेजी से बढ़ने के कारण इस अवस्था को सारस की अवस्था कहते हैं। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगली विशेषता कहती है कि नैतिक विकास की अवस्था होती है। बाल्यावस्था नैतिक विकास की अवस्था होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है, समाज में उसका सामाजिकरण बढ़ने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, वह उसके अंदर नैतिकता के भाव, माता पिता के चरणों को छूना, अतिथियों के पैरों को छूना, विद्यालय जाने लगता है तो विद्यालय में जो नियम हैं, जो कानून है विद्यालय का, जो अनुशासन है, उसको वो फॉलो करने लगते हैं। तो यह भी एक प्रकार की नैतिकता हो गई। इसी प्रकार विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले गुरुजनों का भी वह सम्मान करता है, उनके चरण स्पर्श करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में नैतिकता का विकास भी तीव्र गति से होता है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगली विशेषता कहती है कि काम प्रवृत्ति की भावना सुषुप्तावस्था में, काम प्रवृत्ति की भावना, हमने शैशवावस्था को भी जब आपको बताया था तो कहा था कि काम प्रवृत्ति की भावना शैशवावस्था में जागृत होती है, लेकिन जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, काम प्रवृत्ति की भावना सुषुप्तावस्था में चली जाती है। सुषुप्तावस्था का तात्पर्य होता है सोई हुई।
तो सुप्ता का अर्थ होता है सोई हुई। काम प्रवृत्ति सो गई है और कभी भी जागृत हो सकती है। तो कभी जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति की भावना सोई हुई होती है, तो आपके उत्तर होना चाहिए कि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना सोई हुई होती है। यह भी पूछा जाता है कि क्यों सो जाती है, शैशवावस्था में जागृत होती है, किशोरावस्था में जागृत होती, तो बाल्यावस्था में ही क्यों सो जाती है? क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में बालक का महत्वपूर्ण दो ही कार्य होता है, या तो वह विद्यालय जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है, और या फिर वह मैदान में खेलता है, हित मित्रों के साथ खेलता है, हमजोली समूह में खेलता है। ठीक, तो वहां पर काम प्रवृत्ति की तरफ उनका मन मस्तिष्क जाता ही नहीं है। और दूसरी चीज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका पूर्ण विकास अभी नहीं हुआ है, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे ही बालक किशोरावस्था में जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड विकसित हो जाएगी और गोनड ग्लैंड को प्रभावित करेगी और बालक में काम प्रवृत्ति की भावना जागृत होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है और बालक खेलता है, पढ़ता है, तो बालक का जो मन मस्तिष्क होता है वह काम प्रवृत्ति से दूर रहता है। तो प्यारे बच्चों, यह रहा आपका बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अगली कक्षा में हम किशोरावस्था को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे और आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।